सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। Hey guys, and in this class we are going to study about energy, right? Last class में हमने पढ़ा था about conservative and non-conservative forces, right? थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ conservative and non-conservative forces में differences क्या है, right? तो चलिए let's start कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी इन दोनों के बीच के डिफरेंस में वो क्या था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा आपका ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, राइट। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन किससे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ जहां से आप उसको ले गए हो, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन, उसके बाद हम लोग एनर्जी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बस रिवाइज करवा रहा हूँ। वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, इट डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है भाई। और आप यहाँ पे क्या ध्यान से लिख सकते हैं कि वर्क डन फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, हमने देखा था कि अगर एक राउंड क्लिप में, राउंड मतलब जरूर नहीं है राउंड, क्लोज बोलिए, अगर एक क्लोज पाथ में आप देखो तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है ना। तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्लोज पाथ मतलब जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, सो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, तो यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं वर्क इन क्लोज्ड पाथ नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और एक फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ही इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है उसका वर्क डन, तो यू कैन राइट कि इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तभी तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होता है तो क्या हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस में तो समझ गए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, क्योंकि पाथ, पाथ पे क्या डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना। सो वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझ ली थी। एग्जाम एग्जांपल्स में क्या था देखिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी फोर्स अभी हम लोग देखे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया हमारा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़नी है एंड दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि आपको पढ़ना है, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। जैसे आप बोलते हो ना आपके अंदर बहुत एनर्जी है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई सी चीज, कोई सी बॉडी कितना वर्क कर सकती है, यही कहलाती है उसकी एनर्जी, राइट। सो एनर्जी और वर्क एक्चुअली बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स इक्विवेलेंट। देखिए एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, जाउल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल। तो वर्क एंड एनर्जी आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट। आप काम करोगे तो हो सकता है एनर्जी कम हो सकता है एनर्जी बढ़े, डिपेंड ऑन की व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज हैपनिंग ओवर यू और ऑन यू बाय यू, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी, जितना ज्यादा एनर्जी है उतना ज्यादा वर्क कर सकते हो। तो वर्क और एनर्जी जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, आप उनकी यूनिट से भी देख सकते हैं। तो देखिए एनर्जी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है, राइट। हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। देखिए, तो एनर्जी में हमें सबसे पहले तो देखना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो थोड़ा सा देखेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे। फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दो ही चीजें हमें देखनी है इस चैप्टर में, और इन दोनों का सम कर दो तो वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। सो व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जनरली मूविंग से होता है, राइट, मोशन से रिलेटेड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भी। तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, पहले उससे पहले मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप, साइज, इन सब की वजह से, वो क्या कहलाएगा, शेप हो गया, साइज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, तो इनकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे, रुकिए, एनर्जी बिकॉज ऑफ शेप, साइज, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, शेप,
साइज, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, इसकी वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी के भी क्लासिफिकेशन है बच्चों, ठीक है? तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है पोटेंशियल एनर्जी के, एक बार जरा देख लें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर, राइट? आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी रहती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे देखो, आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक? अब ये कुछ काम नहीं कर सकता, बेकार है। अगर आप इसको किसी हाइट पे ले गए तो इसमें क्या हो जाती है? एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप उसको हाइट पे ले गए तो एनर्जी स्टोर हो गई? क्योंकि आपको पता है अगर आप उसको वहां से ड्रॉप करोगे तो वो खुद से मूव करने लगेगा। इट इज हैविंग द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट? तो जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक एक एनर्जी स्टोर हो जा रही है। वो एनर्जी क्यों स्टोर हो जा रही है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, है ना? तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से हम देख लेंगे यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल होता है पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो देखो यार, कोई जगह है, मैं एक बार हल्का सा ऐसे ही समझाता हूँ। देखो कि क्या बोला था मैंने, एनर्जी क्या होता है कि आप जो भी काम करोगे किसी बॉडी पे, ध्यान दीजिए, कोई भी वर्क अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो तो वो वर्क उस बॉडी के एनर्जी में स्टोर हो सकता है, राइट? अभी ये यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, राइट? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या है देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पे आस-पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये इसका पोटेंशियल लेट्स से 0 है। अब आप क्या कर रहे हो? एक और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो इन्फिनिटी से और इसके पास यहाँ पे लाके रख दे रहे हो, राइट? तो यार एक बात बताओ, जब आप इस दूर वाले पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे लाके रख रहे होगे, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क कर रहे होगे ना? क्योंकि देखो यार, ये जो पुराना वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसको हमेशा रिपेल कर रहा होगा। तो अगर आप इसको लाए होगे दूर से यहाँ तक, तो आप ज़रूर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए आ रहे होगे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब यू हैव डन सम पॉजिटिव वर्क ऑन दिस स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट टू दैट पोजीशन। तो आपने जो वर्क किया, किस पे? इस पॉजिटिव चार्ज पे जिसको आप लाए हो, वो वर्क इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, राइट? और अगर आपने यहाँ पे इसको रखा, तो इसके अंदर वो एनर्जी है और वो एनर्जी क्या कहलाती है? वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी इसकी पोजीशन की वजह से ही तो है कि नहीं? भाई जितना ज़्यादा पास रहेगा, उतना ज़्यादा वर्क डन करोगे आप, इसको उसके पास लाने के लिए, तो आप उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हो, है ना? अब आप ही सोचो ना, यहाँ पे अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती, तो सपोज़ करो यार, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर रिलीज़ कर दूँगा, छोड़ दूँगा, तो क्या होगा? ये खुद ही अवे जाने लगेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये अपने रिपल्शन की वजह से, आपस में रिपल्शन की वजह से अवे जाने लगेंगे। तो जा रहे हैं मतलब वो उनमें एबिलिटी है ना वर्क करने की। कहाँ से आई वो एबिलिटी? क्योंकि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट? तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि चार्जेस के इंटरैक्शन की वजह से आती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर में। हमें 2 तरीके की ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो जो हमारा थर्ड एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, थर्ड, वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्यों होता है भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो यार ये होता है बॉडी की शेप की वजह से, राइट? आप यहाँ पे ये देखिए कि मान लीजिए जनरली इलास्टिक की बात होती है तो स्प्रिंग का यहाँ पे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, राइट? अभी देखिए, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग से रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एफ स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस की एक्स, ये सारी चीजें आपको पता है हुक्स लॉ से। तो जब हम लोग ये डिराइव करेंगे इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखो, ये जो स्प्रिंग है, सपोज मैं स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ स्प्रिंग के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ स्प्रिंग पे? मैं स्प्रिंग पे पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, राइट? अब जितना पॉजिटिव वर्क मैं स्प्रिंग पे कर रहा हूँ ना, वो वर्क इस स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर हो जाता है, राइट? तभी तो देखो, सपोज के लिए मैंने इसको स्ट्रेच किया, राइट? सपोज करो कि मैंने इसको कर दिया स्ट्रेच, तो अभी जब ये स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, तो इसके अंदर एक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहोगे, सर आपने कैसे बोल दिया कि उसके अंदर एनर्जी है? तो देखो कैसे बोल दिया, अगर मैं इसको यहां से रिलीज करूं तो ये वापस जाएगा ना। इट इज हैविंग द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट? तो इसका मतलब एनर्जी तो है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाई पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक तो आपको पता है भाई, वाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इसकी शेप की वजह से हो रहा है। आप इसकी शेप बदल रहे हो, इसलिए इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। एनर्जी कैन नेदर बी, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो आई गेस आपको ये पोटेंशियल एनर्जी तो समझ आ गया। इन सभी के फॉर्मूलाज क्या हैं वो हम अपनी क्लास में आगे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको ये 12th क्लास में पढ़ना है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो। चलिए, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो
क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक से रिलेटेड, काइनेटिक का मतलब क्या है? जैसे ही आप काइनेटिक वर्ड सुनोगे आपको लगेगा मोशन, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड इन अ मूविंग बॉडी। सिंपल डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी मूविंग बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी है, ठीक? तो काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हालांकि काइनेटिक एनर्जी के भी दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी आपके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको 9th क्लास में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पढ़ना है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशनल मोशन। और जो दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, वो होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको 9th एंड 11th में पढ़ना है, ठीक है? तो इस क्लास में हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे ही ध्यान देंगे। सॉरी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों को सम कर दो, तो आपकी जो क्वांटिटी कहलाएगी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, सो थोड़ा और मूव करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये ध्यान देना सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइंड है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर द स्प्रिंग फोर्स, राइट? तो इसलिए यस, लगता है मैं फिर से लाइव आ गया हूँ। नेटवर्क इश्यूज होते रहते हैं, तो एम आई बैक लाइव? लेट मी सी। यस, मैं आ गया हूँ फिर से लाइव आपके बीच में। कूल 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 कूल, वापस आ गए भाई, वापस आ गए। ठीक है, मुझे लगा था आज फिर से इशू होगा एंड फिर से आपको क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। चलिए, वापस आ गए, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो देखो यार, आपको ये तो पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी पे अप्लाई करके देखते हैं, राइट? लेट्स से ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है? और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है? आप इस बॉडी को लेके गए h हाइट तक, ठीक है? अच्छा, पहले उससे पहले हम बात करते हैं यार, पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक बार डिफाइन तो कर लें, उसके बाद ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, यहाँ पे कोई बॉडी है लेट्स से, जो कि इधर सरफेस पे रखी हुई है, और इस बॉडी का मास कितना m, ठीक है? आप इसको उठा के h हाइट तक ले गए, लेकिन यहाँ पे ध्यान किस बात पे देना है, आप बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन समझिएगा। ठीक है, बॉडी का मास m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा होगा, है ना? अगर आप इसको स्लोली मूव करना चाहते हो, अभी स्लोली पे मैंने बहुत ध्यान दिया है। क्यों ध्यान दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आप इसको सबसे पहले तो ऊपर मूव करना चाहते हो, तो आप इस पे फोर्स लगाओगे किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में, राइट? अब आप कितना फोर्स लगाओगे, मैं वो समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? देखो, अगर आपको इसको स्लोली स्लोली ऊपर मूव करना है, स्लोली मूव करने का मतलब यू डोंट वांट टू गिव एनी काइनेटिक एनर्जी टू दिस बॉडी, यू वांट टू मूव इट स्लोली, राइट? सो इन ऑर्डर टू मूव दिस ऑब्जेक्ट स्लोली, स्लोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? धीरे धीरे, हम नहीं चाहते कि हम इसको काइनेटिक एनर्जी दे, ठीक है? नो काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो बताओ कितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे? आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना होना चाहिए? mg के बराबर, राइट? इन दैट केस द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच यू आर अप्लाइंग विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि देखो यार, अगर आपने mg से ज्यादा फोर्स लगाया तो द बॉडी विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अप। आपको एक्सेलरेट नहीं करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि आप चाहते हो कि आप जितना भी वर्क डन करो वो किसमें कन्वर्ट हो? वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्लियर है कि नहीं है? आप चाहते हो कि आप जितना भी वर्क डन कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, यू डोंट वांट कि काइनेटिक एनर्जी में चले जाए, इसीलिए आप उसको स्लोली मूव करना चाहते हो। तो आप जो फोर्स लगाओगे वो किसके इक्वल लगाओगे? वेट के इक्वल लगाओगे, और अब आप इसको मूव कर रहे हो, ठीक है? सपोज करो कि आप इसको एच हाइट तक ऊपर ले गए, तो आपने कितना वर्क डन किया? देखिए, सो इन वर्क डन इन टेकिंग इट टू अ हाइट एच, टेकिंग इट टू अ हाइट एच, ठीक है? स्लोली, मैं फिर से लिख रहा हूं स्लोली, ठीक है? तो अगर आप इसको एच हाइट तक ऊपर ले गए स्लोली, तो कितना वर्क डन किया? तो वर्क डन जो होता है वो होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका mg, डिस्प्लेसमेंट है h, व्हाट इज द एंगल?
ये मैं आपका वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एंगल है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, तो cos 0 हो गया मेरा 1। तो mgh आ गया। इतना वर्क डन जो है वो किसने किया है? इतना वर्क डन किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, आपने, राइट। अब जितना वर्क डन आप करते हो उतना ही वर्क डन इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो बॉडी यहाँ पे है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh। समझे या नहीं समझे? है ना? तो ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। आपने जितना भी वर्क डन किया वो वर्क डन कैसे स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो वहां पे उस बॉडी में रहेगा। ठीक है, अब जब बॉडी वहां से नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहेगा। चलिए इतनी बातें तो अब आप समझ गए। अब मुझे एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना था, वो ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बॉल हमारे पास है, सेम वही कंडीशन, एम मास की बॉल है, इसको आप एच हाइट तक ले गए, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था यहाँ पे? 0, और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। ये सारी चीजें तो अब हम देख चुके हैं, राइट। तो यार एक बात बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? देखो जब ये ऊपर गया होगा तो mg नीचे लग रहा होगा ऐसे, राइट। डिस्प्लेसमेंट h ऊपर हुआ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है mg एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, है कि नहीं? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, वर्क डन बाय शेप की वजह से। और यहाँ पे हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो तो सपोज करो कि यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? इसको एक्सटेंड कर रहे हो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको पुल आउट करना चाहते हो, आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो फोर्स वेरिएबल है ना, दिस इज वेरिएबल। क्यों है ये वेरिएबल? क्योंकि आपको पता है दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, जितना ज्यादा आप उसको एक्सटेंड, जितना ज्यादा आप उसको इलोंगेट करोगे फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। एक्स इज व्हाट? एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे जो आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी फोर्स कैसा आएगा? वो भी वेरिएबल फोर्स ही आएगा। इज माई मेरी क्लास, है ना। वो भी कैसा फोर्स आएगा? यस प्रेम राजपूत, हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। वो कैसा आएगा? ये हमारे बूट किलर भैया हैं। वो कैसा आएगा? जो हमारा, जो हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फिर से काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, हम उसको धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं। तो हर एक मोमेंट पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगाएंगे? माइनस के एक्स के मैग्नी, मतलब के एक्स के बराबर लगाएंगे, राइट। दिस विल बी इक्वल टू के एक्स, अपोजिट इन डायरेक्शन लगाओगे ऑब्वियसली, राइट। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, मान लो मैंने टोटल इलोंगेशन कितना कर दिया या टोटल कंप्रेशन कितना कर दिया? एक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। वेरिएबल फोर्स के लिए आप दो ही तरीके से निकाल सकते हो ना वर्क डन, या तो इंटीग्रेट करके या ग्राफ से। यहाँ पे मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ। तो देखिए यार, एफ एक्स ग्राफ आपके सामने है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा लेट्स से x1, डिस्प्लेसमेंट मतलब जब हमारा इलोंगेशन x1 होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हमारा हो जाएगा के x1, है कि नहीं यार? y इज इक्वल टू एम एक्स का ऐसा ही ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ में तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यार वर्क डन कैसे निकालोगे? तो अगर आपने इसका x1 इलोंगेशन कर दिया तो वर्क डन कितना होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर का एरिया कितना होगा? वर्क डन लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया कितना है? 1/2 इंटू बेस है हमारा x1 और हाइट है हमारा के x1, कितना आया? हाफ के x1 स्क्वायर। समझ आया? तो इसका मतलब अगर आप किसी स्प्रिंग को x1 अमाउंट से इलोंगेट या x1 अमाउंट से कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर क्या स्टोर होता है? सबसे पहले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कितनी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो हाफ के x1 स्क्वायर। ये चीजें आप बिल्कुल दिमाग में एकदम याद रखना, ठीक है भाई। तो आप कैसे निकालोगे? ये हमने निकाला कैसे, डिराइव कैसे किया है? तो एरिया से किया है। नहीं तो एक और तरीका था, वो भी आप देख लो। आप क्या करोगे? देखो जो हमारा छोटा सा वर्क डन होगा वो क्या होगा? एफ डॉट dx, ये होगा हमारा छोटा सा वर्क डन, ठीक। अगर मैं पूरा वर्क डन निकालूं तो मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट। अब f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? f की जगह मैं लिख सकता हूँ kx, और फिर dx तो है, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो 0 से x1 तक इंटीग्रेशन होगा, और ये सिंपली हो जाएगा k x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, राइट। लिमिट्स है यहाँ पे 0 से x1, तो ये आ जाएगा k x1 स्क्वायर बाई 2। सेम रिजल्ट आपको आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन आपको अभी समझने की जरूरत है भी नहीं, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, जितना आपने वर्क डन किया किस पे? स्प्रिंग पे।
वो वर्क डन उस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तरीके में स्टोर हो गया। ठीक है भाई, ओके। चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले बताया है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट। अभी ये इसका डेरिवेशन भी आप एक बार देख लीजिए, ये आज का लास्ट डेरिवेशन होगा एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में खूब सारे, वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले हम क्वेश्चंस ही करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, लेट्स से एक बॉडी है, मास है इसका m, यहाँ पे अभी ये रेस्ट में था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लगाया इसके ऊपर एक फोर्स, ऐसे। इस फोर्स की वजह से इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट s, ये बॉडी है इधर, और यहाँ पे आते आते इसकी कुछ हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v ही है लेट्स से। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना है? तो हम क्या देखेंगे, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि हमने इस पे कितना वर्क डन किया, राइट। वर्क डन कितना किया, तो कितना वर्क डन किया जल्दी से बताओ। वर्क डन वो कितना है, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है ही, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, हमने देखा ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पे a है, तो हमने देखा था 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखा था कि नहीं देखा था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ से देखो as कितना हो गया, as हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे as की जगह आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं, तो देखो हाफ मैंने अलग लिख दिया, और इसको लिख दिया mv स्क्वायर माइनस हाफ, और ये mu स्क्वायर। अब ये जो mv स्क्वायर है और ये हाफ mu स्क्वायर है, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, राइट। इनिशियली तो ये जीरो है, तो ये तो जीरो है ही, तो हमारा ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब हमने जो भी वर्क किया इस बॉडी पे, हम क्या निकाल रहे थे, हम तो भैया वर्क डन निकाल रहे थे ना, है कि नहीं। तो हमने बॉडी पे जो भी वर्क किया वो कैसा स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी बढ़ी ना बॉडी की, आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, और इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वो कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, तो अगर कोई बॉडी m मास की है, राइट, v वेलोसिटी से अगर वो ट्रैवल कर रही है, तो उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इतनी होती है, इट इज रिलेटेड एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और बात, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का थोड़ा सा रिलेशन देख लो, तो देखो यार बहुत ही आसान रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। हमें मोमेंटम पता है, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ये होता है mv। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे, तो यार देखो काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम बना दो, कैसे बना दोगे, तो यार देखो इस तरीके से, सिंपल है बहुत, हाफ mv स्क्वायर है, ऐसा करते हैं ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। और ये mv क्या होता है, mv होता है p, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ p स्क्वायर बाई m, है ना। तो हो तो क्या रिलेशन, देखो काइनेटिक एनर्जी को लेट्स से मैं k से लिखता हूँ, ठीक है, तो k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। और यू कैन राइट दैट p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2km। ये दो रिलेशन हो गए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा कि एनर्जी होती क्या है, राइट, कितने टाइप्स की होती है, इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी में आपको पढ़ना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी आपको पढ़ना है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड देन पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट नॉट इन दिस क्लास, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब यूज होता है, तो जब भी हमें किसी फोर्स का वर्क डन निकालने को बोला जाए लेकिन हमें फोर्स का आइडिया ना हो, राइट, तो आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम करने से पहले थोड़े से वर्क के ऊपर और एनर्जी के बेसिक क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, पुराने लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। चलो टाटा बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एक छोटा बालक पढ़ने चला, क्वेश्चंस की जाल में जाके वो फंसा, डीपीपी को देखा, देख के डरा, दूसरे साथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ।
गम नहीं, जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं, कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं।